हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड पंजाब यूनिवर्सिटी। और हमारे समक्ष यहाँ बुक जो आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो हम टॉपिक करेंगे गंधार कला विद्यालय। गंधार कला विद्यालय का अपना विशेष महत्व है। इसमें हम इसकी विकास और विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं गंधार कला विद्यालय, देखा जाए तो गंधार कला विद्यालय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और गंधार कला विद्यालय के विकास और विशेषताओं पर जो हम प्रकाश डालेंगे। देखा जाए, अगर हम बात करें गंधार कला विद्यालय की, तो गंधार कला हमेशा से ही धर्म के साथ निकट से जुड़ी रही है। क्योंकि गंधार कला जो है कहीं ना कहीं धर्म के साथ काफ़ी निकटता रही है। और गंधार कला विश्वविद्यालय इस सिद्धांत की ही पुष्टि करता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो सिद्धांत है वो धर्मों के अंतर्गत जो है गंधार कला जुड़ी हुई है। आरंभिक काल में बौद्ध मूर्तिकार बुद्ध की जो है पत्थर की प्रतिमा का निर्माण नहीं किया करते थे। जो बुद्ध धर्म को मानते थे स्टार्टिंग में, वो जो है बुद्ध धर्म की मूर्तियों का जो है वो प्रतिमा नहीं बनाते थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि आरंभिक काल में बौद्ध मूर्ति नहीं होती थी, वो पत्थरों की प्रतिमा का निर्माण नहीं किया करते थे। बुद्ध की उपस्थिति का एहसास पहले ही प्रतीकों जैसे पाद चिन्ह, छाता इत्यादि के माध्यम से किया जाता था। परंतु बौद्ध धर्म के रूपांतरण के साथ ही कहते हैं कलाकारों के मनोभावों में परिवर्तन आया। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, जो कलाकार थे उनके मन में भी जो है महात्मा बुद्ध की छवि जो है बस गई और उन्होंने उसको जो है पत्थरों पर जो है बना दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। इससे पहले देखा जाए, जब बौद्ध धर्म 2 वर्गों में नहीं बटा हुआ था, तब से जो है वो सिर्फ प्राकृतिक का ही पूजा करते थे, या जो है महात्मा बुद्ध के पाद चिन्ह या छाता का ही माध्यम मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जब बौद्ध धर्म रूपांतरित हो गया, 2 रूपों में बट गया, तब से जो है सबके मन में अलग अलग विचारधारा आने लग गए और उन्होंने जो है महात्मा बुद्ध के जो है मूर्ति का निर्माण भी कराया। अब वह बुद्ध को पत्थरों पर उड़कने लग गए और इस प्रकार गंधार कला का विकास हुआ। और यहीं से जो है गंधार कला का विकास हुआ, जब जो है कलाकारों ने महात्मा बुद्ध को पत्थरों पर जो है उड़कने लगे, तभी से गंधार कला का विकास हुआ। ये विकास का शुरुआती स्टेज था। और इसका नामकरण देखा जाए तो गंधार कला इसलिए पड़ा क्योंकि अधिकांश नमूने गंधार क्षेत्र के इर्द गिर्द थे। यानी देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है। गंधार कला हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गंधार क्षेत्र के नज़दीक था, इर्द गिर्द था, इसलिए हम इसको जो है गंधार कला के नाम से जानते हैं। गंधार कला प्रायः ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस कला का उद्भव और ग्रीक प्रभुता के समाप्ति के बाद हो गया। यानी गंधार कला को हम ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गंधार कला का विद्यालय का जो है दूसरा नाम क्या है,
तो दूसरा नाम जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी ये काफ़ी प्रचलित हुआ। लेकिन इस कला का उद्भव जो है ग्रीक प्रभुत्व से समाप्ति के बाद हो गया। जब ग्रीक प्रभुता खत्म हो गई तो जो है हम गांधार कला को ही महत्ता देने लग गए। और इस कला के संरक्षक शाक और कुषाण शासक थे, यानी इस कला को जो है आगे प्रोत्साहित किया वो दो वंश थे, शाक और कुषाण ने गांधार कला के काफ़ी विकास किया। गांधार अपने सुस्पष्ट गांधार बौद्ध कला के लिए भी जाना जाता है, यानी बौद्ध कलाओं के बारे में भी जो है गांधार कला जानती है, जो कि ग्रीक, सीथियंस, पर्शियन और भारतीय कला परंपराओं के मिश्रण से उत्पन्न हुई। यानी एक बात यहाँ पर साफ हो जाता है कि गांधार कला विद्यालय जो है सिर्फ एक शब्दों से नहीं हुई है, इसमें कई चीज़ों का मिश्रण है, चाहे ग्रीक हो, सिथिलियन हो, पर्शियन हो और भारतीय कला, सबका मिश्रण जो है गांधार कला है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी बात को जो है सर जॉन मार्शल ने इस बात को स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि ईरानी व हेलेनिक्स विचारों का मिलन बैक्टीरिया या पड़ोसी देशों के सिकंदर महान द्वारा जीते जाने पर हुआ। वह यह मिश्रित कला भारतीय कला के समक्ष प्रकट हुई जब मौर्य राज्य का जो है पश्चिम एशिया के साथ शांतिपूर्वक आदान प्रदान हुआ, या फिर जब इसके बाद ग्रीक, बेटियन, एशिया, सीथियंस या इटालियन कुषाण राज्यों में आक्रमण किया। तो बात तो सही है, गांधार कला का विकास भारत में इतना नहीं हुआ जब तक जो है विदेशों से जो है हमारा संबंध स्थापित नहीं हुआ, क्योंकि गांधार कला में देखा जाए तो हर एक जो है देश का जो है कुछ न कुछ गुण है, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे बैक्ट्रियंस हो, या चाहे सिथियंस हो, या पाथियन या कुषाण राज्य हो, सबके आक्रमण के फलस्वरूप इसमें कुछ न कुछ जो गुण है ली गई। तो इस प्रकार जो है गांधार कला का विकास हुआ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम आगे बात करें गांधार कला विद्यालय की उत्पत्ति का वास्तविकता क्या है, आखिर गांधार कला इतनी प्रचलित क्यों हुई और इसको किसने जो है प्रोत्साहन किया, चलिए देखते हैं। प्रगति की, और इस क्षेत्र का गांधार कहा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो अफगानिस्तान के हिस्से में ये प्रगति किया वो क्षेत्र गांधार के अंतर्गत आता है। और गांधार क्षेत्र लंबे समय से संस्कृति के आदान प्रदान का गढ़ रहा है, यानी गांधार में बहुत लंबे समय से जो है संस्कृतियों का आदान प्रदान होना स्वाभाविक बना दिया, जिनके कारण जो है ये विकसित हुआ। वर्तमान समय में यह क्षेत्र पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर हिस्से में है। अभी के समय देखा जाए तो जो गांधार कला हम पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर हिस्से में है, यानी पश्चिम क्षेत्र में है, और यह हिंदू कुश पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जो हिंदू कुश पर्वतमाला है उससे जो है गांधार क्षेत्र घिरा हुआ है, एवं उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत से सीमित है, यानी उत्तर दिशा में जाए तो ये हिमालय पर्वत से सीमितांत में आता है। और सिकंदर ने 330 बीसी में इस क्षेत्र विजय हासिल भी किया था। और ये महत्वपूर्ण बात है कि सिकंदर ने 330 बीसी में इस क्षेत्र पर विजय हासिल किया था, और इसके कारण स्थल मार्गों में पाथियन साम्राज्य और भारतीय ग्रीक शहरों के बीच एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाना संभव हुआ, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर एक स्थल मार्ग भी है, जिसके कारण जो है पार्थियन साम्राज्य और भारतीय ग्रीक शहरों के बीच जो है व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। अशोक शासनकाल में देखा जाए तो 3वीं शताब्दी BCE में वह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के हिस्सा था, यानी जो गांधार है क्षेत्र वो जो है मौर्य के साम्राज्य काल में ये एक हिस्सा था, और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित मिली, बौद्ध धर्म आगे उत्कृष्ट हुआ। कहते 1ली शताब्दी में पुनः यह कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य का हिस्सा भी था। जो कनिष्क था राजा, उसके समय में गांधार जो थी कुषाण साम्राज्य का एक हिस्सा था, एक पार्ट था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो कुषाण शासन कला भारतीय इतिहास में युगांतकारी सिद्ध हुआ, यानी कुषाण शासन जो था भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा युगांतकारी, यानी युगों का तक जो याद रखने वाले यादगार चीज़ दे गया, क्योंकि भारत का उस शासन काल में ही भारत से बाहर विश्व के अन्य हिस्सों में संपर्क स्थापित हुआ।
कुषाण शासक काल इतनी महत्वपूर्णता थी कि इसी समय काल में जो है विश्व के हर क्षेत्र में भारत का संपर्क स्थापित हुआ और कुषाण साम्राज्य के शासकों द्वारा रोम एवं ग्रीक के नज़दीक संबंध स्थापित हुआ, क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी कुषाण साम्राज्य के लिए हितैषी थे, इसलिए इनसे संबंध होना स्वाभाविक बना दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसका परिणाम ये निकला कि ग्रीक एवं बौद्ध धर्म एवं संस्कृति से एक दूसरे से प्रभावित किया। कहते हैं जब दो संस्कृति आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करता है, या तो आप उसकी संस्कृति अपना लेते हो या आप अपनी संस्कृति उनको दे देते हो। तो ऐसा ही हुआ कि ग्रीक एवं बौद्ध धर्म संस्कृति ने एक दूसरे के प्रभावित किया और जिसके परिणाम स्वरूप गांधार कला जैसी नवीन कला विकसित हुई। और ये कला देखा जाए तो महत्वपूर्ण भी है। गांधार कला पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक लगातार उन्नति करती रही, यानी इसका जो उन्नति काल देखा जाए तो पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक जो है इसका विकास का मुख्य रूप देखा जा सकता है और अपने चरम उत्कृष्ट तक पहुँची भी। कहते हैं बौद्ध धर्म में प्रचलित दंत कथाओं के अनुसार गांधार कला में रोमन शास्त्रीय कला एवं शैली का इस्तेमाल भी जो है विषय वस्तु को चित्रित करने में किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। और देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि गांधार कलाओं का हाथ ग्रीक एवं हृदय तथा मस्तिष्क भारतीय थे। तो आप समझ सकते हो कि बौद्ध धर्म में प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार, जो बौद्ध धर्म में दंत कथाएँ हुई है उसके अनुसार गांधार कला में रोमन शास्त्रीय कला और शैली का इस्तेमाल भारतीय विषय वस्तु के चित्र करने में किया गया। यानी देखा जाए तो इसका अर्थ यही निकलता है कि भारतीय विषय वस्तु मतलब इन्होंने एक विषय रखी और उसके कारण जो है गांधार कला का काफ़ी उत्कृष्टता हुई। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि गांधार कला के हाथ ग्रीक एवं हृदय मस्तिष्क भारतीय थे। जो दिल था, कलाकार के जो दिल था वो जो था ग्रीक था, लेकिन मस्तिष्क जो थे भारतीय थे। तो इस कारण से जो है इसका काफ़ी विकास हुआ और इसमें हर एक कला जो है देखने को हमें मिलती है। कुछ इतिहासकार गांधार कला को भारतीय ग्रीक कला स्कूल भी कहते हैं। बहुत से कलाकार इतिहासकार हैं इस बात को मानते हैं। और यह कला ग्रीक, बौद्ध, ग्रीको रोमन, इंडो ग्रीक एवं इंडो हैनिक कला भी कहा जाता है। कहते हैं गांधार मूर्ति कला का चरित्र चित्रण ग्रीक संयोजन एवं तकनीक पर आधारित थे, परंतु विषय वस्तु के विशुद्ध रूप से भारतीय होते थे। वह बौद्ध धर्म के नए रूप महायान पर आधारित थे। ये सारे के सारे जो गांधार कला विकसित हुए वो कहीं ना कहीं महायान पर आधारित थे। और इस तरह गांधार कला उस मंच का प्रतिनिधित्व करता था जिसमें विदेशी तत्व को भारतीयता पर स्वरूप दिया गया। जनता के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकृति के कारण इसे नए रूप की कला भी मान्यता में वृद्धि हुई। कहते हैं धर्म में भी एक बात होती है कि जनता जिस चीज़ को अपनाती है उसी चीज़ को अपने धर्म में भी देखना पसंद करती है। तो देखा जाए तो बौद्ध धर्म में भी बहुत बड़ी जो है बदलाव इन्हीं कारणों से हुआ कि जनता के द्वारा बौद्ध धर्म की स्वीकृति के कारण इसमें बहुत से चीज़ों का जो है बदलाव हमें देखने को मिला, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखा जाए तो गांधार कला के मुख्य केंद्र, तो चलिए देखते हैं गांधार कला के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। तो देखा जाए तो गांधार कला के मुख्य केंद्र, तो कहते हैं गांधार कला के कौन कौन से मुख्य केंद्र थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। गांधार कला के विकास के मुख्य कला केंद्र जो है बीमारान, हस्तानगर, सक्रोधरी, जलालाबाद के निकट हरदा एवं तक्षशिला के पास विभिन्न स्थान थे। यानी देखा जाए तो गांधार कला के जो मुख्य केंद्र थे वो कहीं ना कहीं मुख्य इन्हीं बातों पर आधारित थी। इसलिए इसको जो है देखा गया भीमराना में, हस्तनगर में, सक्रोधरी में, जलालाबाद के निकट और यहाँ तक्षशिला में भी जो है गांधार कला की विभिन्नताओं में देखने को मिलती है। और इससे प्रमाणित ये होता है कि यह कला चारों ओर फैली हुई थी, क्योंकि कई क्षेत्र में जो है गांधार कला हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिला। तो ये प्रमाणित हो जाता है कि चारों तरफ फैली हुई थी। पूर्वी एवं मध्य अफगानिस्तान में जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव क्षेत्र था, देखिए अफगानिस्तान जो था बौद्ध धर्म के महायान के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था और चिकनी मिट्टी से बनाई गई बौद्ध मूर्ति काफ़ी संख्या में वहाँ मिली है। तो इससे ये लगता है कि वहाँ के लोग बौद्ध धर्म की काफ़ी अनुयायी थे, काफ़ी मानते थे। अफगानिस्तान में
बयांस और बेग्राम्स, हरदा और कंधार एवं कज्जूर में की गई खुदाई के अनेक बौद्ध अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। यानी उस समय जो खुदाई हुई और जो बौद्ध धर्म में उन्होंने विशेषताओं को जो है उड़ेला, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इसी बेस पे देखा जाए तो ये मुख्य केंद्र के रूप में भी जाना जा सकता है। वर्तमान हड़ग्राम में जो है देखा जाए तो 531 स्तूप एवं 3000 बुद्ध प्रतिमाएं मिली। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान जो हड़ग्राम है वहाँ पर 531 स्तूप एवं 3000 बुद्ध प्रतिमाएं एवं वैधता की जो है प्रतिमाएं चिकनी मिट्टी से बनी हुई पाई गई। यानी यहाँ पर चिकनी मिट्टी से जो है बुद्ध प्रतिमाओं को बनाया गया एवं उनमें जो है गजकारी भी की गई। गजकारी का अर्थ दोस्तों ये होता है कि उसमें बहुत ही बारीकता से जो है एक जो कलाकारी की गई, उनके बालों को, उनको केसों को संवारा गया, वो भी बहुत बारीकता के साथ। हड का पुराना नाम नगरहारा था। जो हंडा हम पढ़ रहे हैं उसका पुराना नाम जो था नगरहारा था, जिसका भ्रमण चीनी यात्रियों ने हुनसांग और फरहान के ने क्रमशः 400 एडी और 600 एडी में किया था। जब यहाँ पर चीनी यात्री हुनसांग और फरहान आए थे तो इन्होंने अलग अलग समय काल में जो है इस क्षेत्र में नगरहारा का यात्रा किया था, क्योंकि उनके जो है वृत्तांतों में ये बातें हमें पता चलती है। और ये दोनों जो है चीन से अफगानिस्तान के रास्ते शकलमुनी की धरती पर पधारे थे। यानी अफगानिस्तान के रास्ते शकलमुनी की धरती पर ये आए थे और इस क्षेत्र को सबसे प्रभावशाली रचना बयान में बड़े बड़े चट्टानों और बुद्ध की 2 खड़ी मूर्तियों का निर्माण भी किया जाना था। उसमें सबसे ऊंची जो है 175 फुट की पत्थर निर्मित विशालकाय प्रतिमा थी, जिसे चूने के परिष्कृत किया गया था। यानी चूने से जो है बनाया गया था। 175 फीट जो है पत्थर निर्मित विशाल प्रतिमा जो बुद्ध की थी वो चूने के पत्थर से बनाई गई थी। देखा जाए तो लोरिया तगाई की स्वतंत्र बुद्ध प्रतिमा जो कि 6 एडी तख्त ए वाही का प्रसिद्ध बुद्ध और चरसादा का बुद्ध जो कि 72 एडी तख्त में खड़ा हुआ था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्ध एवं शहरी बहकाओं में बैठा हुआ बुद्ध से यह सब गंधार कला के प्रसिद्ध नमूने हैं। तो यहाँ गंधार कला के प्रमुख केंद्र तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं गंधार कला विश्वविद्यालय के अंतर्गत गंधार कला की मुख्य विशेषताएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गंधार कला की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये मन में आपके क्वेश्चन जरूर उठता होगा और एग्जामिनर के मन में भी ये क्वेश्चन उठता है और ये एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर देता है कि गंधार कला की मुख्य विशेषताएं क्या है। यदि हम यहाँ बात करें गंधार कला की मुख्य विशेषताओं के तो प्रथम तो यही आता है इसका विषय वस्तु। गंधार कला की प्रमुख विषय वस्तु क्या थी और किस विषय वस्तु पर गंधार कला जो है विकसित थी, कौन सी चीज़ों को जो है ये प्राथमिकता देती थी। तो कहते हैं गंधार कला स्कूल की मुख्य जो है विषय वस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन घटना, जैसे जन्म, संन्यास, घर का परित्याग, सिद्धि की प्राप्ति, उनका धर्मोपदेश आदि था। यानी एक बात तो आपको समझ में यहाँ आ गया होगा कि गंधार कला जो थी कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, क्योंकि उनके जीवन एवं घटनाएं जिनमें जन्म, संन्यास, घर की परित्याग, सिद्धि और प्राप्ति, उनका जो है धर्मोपदेश, सारी बातों को केंद्रित की गई थी गंधार कला के अंतर्गत। तो गंधार कला की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है विषय वस्तु जो है स्वयं महात्मा बुद्ध थे। और इसके अलावा इस आर्ट में बहुत अधिक संख्या में जो है बुद्धों की मूर्ति का निर्माण भी हुआ। बुद्धिस्वत्वों का मतलब होता है जो बुद्ध को मानने वाले थे उनकी मूर्ति का भी निर्माण हुआ इस कला में। और कुछ हिंदू देवी देवता भी इस आर्ट फॉर्म में उकेरे गए। यानी देखा जाए तो महात्मा बुद्ध तो केंद्र बिंदु थे, लेकिन कुछ हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्ति इस शैली में बनाई गई। और इस परंपरा में मिट्टी और चरिकोटा के जरिए मूर्ति का निर्माण होता था। देखिए इसका बहुत ही साफ बात है कि मिट्टी और टेरिकोटा का जो है इस्तेमाल होता था मूर्ति बनाने के लिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो मूर्ति कला के साथ साथ इस कला में हमें भी जो है
भित्ति चित्र का निर्माण भी देखने को मिलता है। भित्ति चित्र का तो अर्थ समझते ही होंगे, जो दीवारों पर मूर्ति बनाई जाती थी वो भी मूर्ति जो है हमें देखने को मिली। ठीक है ना, ये काफ़ी महत्व रखता है कि मूर्ति कला के साथ साथ इसमें जो था भित्ति चित्र भी जो हमें कई जगह से प्रमाणित रूप में मिला है। गंधार मूर्ति कला में से निर्मित मूर्तियों पर सीने की महीन परत की चढ़ाई जाती थी। ये भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जा सकता है कि गंधार मूर्ति कला जो थी उनसे निर्मित मूर्तियों पर सीने की महीन परत पर चढ़ाई जाती है, बहुत ही पतली परत होती थी जो कि इनको विशेष बना देता था। यदि हम बात करें आगे बुद्ध की प्रतिमाओं का विकास, तो बुद्ध की प्रतिमाओं की विकास भी महत्वपूर्ण विशेषता है। पहले बौद्ध धर्म में बुद्ध को जो है कोई रूप प्रदान करने की अनुमति नहीं थी। जैसे आपको पता है कि कई धर्मों में ऐसा माना जाता है कि हम अपने ईश्वर की जो है तस्वीर नहीं बना सकते, तो बौद्ध धर्म में भी इस बात को जो है अनुमति दी गई कि बुद्ध के कोई रूप प्रदान करने की अनुमति नहीं थी इसमें। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इस कला फॉर्म सबसे ज़्यादा महत्व इस बात से है कि इस कला के जरिए बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण एक देखा जाए तो एक अनूठा कला शैली में संभव हो सका। यानी पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था, बनाने का कोई प्रावधान नहीं था, लोग नहीं बनाते थे। लेकिन जब जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान महायान, तो इसके बाद जो है मूर्ति का निर्माण शैली निर्मित हुई। कहते ऐसे बहुत से धर्म हैं जिसमें जो है अपने जो ईश्वर का जो है तस्वीर बनाने पर रोक लगाई गई है। और देखा जाए तो अन्यथा इससे पहले बुद्ध की सिर्फ कुछ प्रतीक चिन्हों में, जैसे बोधि वृक्ष के तले ब्रज आसन करना, शक मुनि के पद चिन्ह, खाली आसन, चक्र सिंहासन या फिर विहार स्तूपों से ही दर्शन होता था। महात्मा बुद्ध के तस्वीरों या देखा जाए तो मूर्तियों में से दर्शन नहीं होती थी। महात्मा बुद्ध जो प्रतीक बनाए थे उससे जो है लोगों को दर्शन होती थी। और इस कला के विकास के साथ ही बुद्ध से जुड़ी हुई मूर्ति कला से एक नई ऊंचाई में स्पष्ट किया। यानी देखा जाए तो, क्योंकि आप देखिए एक बात धर्म के अंतर्गत जरूर रहती है, अगर दूसरे धर्म में अगर मूर्तियां हैं तो लोग अपने धर्म में भी मूर्ति देखना पसंद करते हैं। और जिनके कारण जब महात्मा बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण होने लगा तो लोगों में काफ़ी दिलचस्पी बढ़ गई इस धर्म के अंतर्गत, और बहुत से लोगों ने इस धर्म को अपना लिया क्योंकि उनको सभी कुछ अपने इसी धर्म में मिल जाता था, तो दूसरे धर्म में जाने की उनको ज़रूरत नहीं होती थी। वहीं पर कुछ अन्य इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी आरंभिक मूर्तियों के निर्माण का श्रेय मथुरा कला स्कूल को जाता है। ये महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि बहुत से इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे के सारे जो मूर्ति कला मिली है इसी शैली में मिली है। बहुत से जो उनके आरंभिक जीवन से जुड़ी आरंभिक मूर्तियों का निर्माण जो है श्रेय मथुरा कला स्कूल को भी जाता है। यानी मथुरा शैली में भी जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ, जो काफ़ी महत्व रखता है। आगे है महात्मा बुद्ध की आदम कद मूर्ति का निर्माण, चलिए देखते हैं। देखा जाए तो महात्मा बुद्ध की आदम कद मूर्ति का निर्माण, देखिए आदम कद का मतलब क्या होता है तो ये जानना आपके लिए जरूरी होगा। इस कला फॉर्म में बुद्ध की जो है आदम कद मूर्ति का निर्माण बड़ी संख्या में किया गया है। यानी देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि छोटा कद, आदम कद का मतलब होता है छोटा कद, यानी छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण बड़ी संख्या में किया गया, जबकि पुराने कला स्कूल द्वारा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण नहीं किया जाता था। पुराने समय में कोई भी स्कूल कला में जो है बुद्ध की मूर्ति के निर्माण में रोक लगाई गई थी। गंधार कला फॉर्म का झुकाव हमेशा से बुद्ध एवं अन्य दिव्य आत्माओं के मानवीय रूप व व्यक्तित्व का चित्रण करने पर है, जबकि बौद्ध धर्म भीतरी विचारों और ज्ञानजन पर केंद्रित थी। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हम आदम कद मूर्तियों का निर्माण, ये इसका अर्थ यही है कि पहले के समय में ये माना जाता था कि हम महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में जानते हैं, उनका कोई भी मानवीय रूप नहीं होगा और न व्यक्तित्व का चित्रण होगा। लेकिन बाद में देखा जाए तो इनके जो है मूर्तियां बनाई गई। लेकिन बहुत से जो है बौद्ध भिक्षु का ये मानना था कि बौद्ध धर्म भीतरी विचारों और ज्ञानों पर केंद्रित होती है, न कि मूर्तियों पर होती है। देखा जाए तो इनका विचारधारा भी सही था। कहते हैं किसी का मूर्ति बना देने से कोई कुछ होता नहीं है, अगर विचार आपका सही है, अगर उस विचार को आप पालन करते हो तो इसका मतलब जो है अपने अनुयायी को सही रास्ते पे चल रहे हो।
तो चलिए, कहते हैं समय के विचार होते हैं, इंसानों के अपने विचार होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध की अदम कद मूर्तियों का निर्माण बड़ी संख्या में किया गया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके बाद आता है हमारे समक्ष बुद्ध की प्रतिमाओं के निर्माण में यूनानी प्रभाव। तो देखा जाए तो बुद्ध धर्म के निर्माण में मूर्तियों के निर्माण जो हुई, सिर्फ यहाँ पर गंधार कला ही नहीं थी और न ही देखा जाए तो यहाँ पर मथुरा कला थी। इसमें जो है यूनानी प्रभाव भी हमें देखने को बहुत मिला। बौद्ध परंपराओं के अनुसार हालांकि गंधार कला का झुकाव रोमन शास्त्रीय कला की ओर था और मूर्ति जो है, किंतु मूर्ति और चित्रकला में उनका मुख्य विषय वस्तु भारतीय ही बना रहा। यानी ये लोग भारतीय कला को भूले नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरे देशों की कलाओं को भी अपने कला में मिश्रित कर लिया। जर्नल सी बात है, कोई कलाकार अगर भारतीय है कहीं जाता है तो कुछ न कुछ उसके दूसरे कला का प्रभाव जरूर पड़ता है। और इस वजह से इस काल में मूर्ति एवं चित्रगिरी को रोमन देवी देवताओं से भी मेल खाते थे। कई रोमन देवी देवता थे, उनको भारतीय देवी देवताओं से भी मेल खाते हुए देखा गया है, क्योंकि कहते हैं बनाने वाला बेशकली विदेशी कला का इस्तेमाल कर रहा था, यूनानी कला का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसका मस्तिष्क जो था भारतीय था। तो इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिला, जिसमें मूर्ति को जो है मोटे जलीदार कपड़े पहनाए जाते थे और सिर के बाल जो है छल्लेदार एवं घुंघराले होते थे। जैसे आप महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में भी देखोगे कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनके बालों को घुंघराले रखे जाते थे तथा कभी कभी मूंछ के साथ पगड़ी भी पहनाई जाती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इससे भी महत्वपूर्ण था कि सिर के बाल जो थे छल्लेदार थे और जो घुर्राले थे। इस वजह से इस कला में निर्मित जो है बुद्ध की कुछ प्रतिमाओं में कभी कभी ग्रीक देवता अपोलो जो है सदृश दिखाई पड़ते। यानी देखा जाए ये कला जो यूनानी होने के कारण बुद्ध में भी कई जगहों पर ये मिला है कि इनमें जो है अपोलो की जो है देवता हैं उनका दृश्य इसमें देखने को मिलता है। तो ये जनरल सी बात है, कलाकार पे डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह से जो है एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति में मिला दिया है। बुद्ध की प्रतिमाओं को बैठने होने की अपेक्षा खड़ा होना काफ़ी दर्शाया गया। ये महत्वपूर्ण बात है कि बौद्ध प्रतिमाओं को बैठे होने की अपेक्षा खड़ा होना काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसके वस्त्र व मानवीय विशेषता यह सभी ग्रीक संस्कृति से प्रचलित विशेषताएं हैं। अगर आप देखिएगा तो ग्रीक का जो है काफ़ी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला कि जो है प्रतिमाओं को बैठाने की अपेक्षा खड़ा होना दिखाया गया। अगर आप देखोगे तो हमारे जो हिंदू देवी देवताओं को जो है बैठाए हुए चित्र को चित्रित किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम ग्रीक की बात करें तो ग्रीक में जो है प्रतिमाएं खड़ी होने की मुद्रा में होती है और उनके जो है मानवीय वस्त्र भी अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी ग्रीक संस्कृति के प्रचलित विशेषताएं इस मूर्तियों में देखने को मिला। इस तरह हम कह सकते हैं कि गंधार कला की सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर रोमन ग्रीक जो है शैली का इस्तेमाल व इसके विषय वस्तु पूरी तरह से भारतीय होना है कि ग्रीक होने के बाद भी जो इसके विषय वस्तु थे वो भारतीय थे। ये प्रतिमाएं पूरी तरह से बौद्ध धर्म के जो है विश्वास एवं रीति रिवाज के अभिव्यक्त करती थी। यानी ये जो मूर्तियाँ थी वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म के विश्वास एवं रीति रिवाजों को जो है रिप्रेजेंट करती थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। हालांकि कुछ विद्वान इस कला में जो है विदेशी तत्व के ज़्यादा प्रभाव की आलोचना भी करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा विदेशी प्रभाव नहीं है, लेकिन देखा जाए तो गंधार कला में जो है विदेशी प्रभाव है, इससे हम जो है इनकार नहीं कर सकते। और इसी बात को भी एन पुरी ने साफ शब्दों में कहा भी था कि गंधार कला विवाद से स्वतंत्र नहीं है, गंधार कला में भी बहुत तरह के विवाद हैं। हालांकि भारतीय चित्रकारी एवं प्रतीकों व वजह हावी रही है, कि भारतीय में आपको पता ही है कि मूर्ति कला काफ़ी पहले से ही प्रचलित थी, इसलिए इसका जो है वर्चस्व काफ़ी इस पर प्रभावित किया। फिर भी विदेशी तत्व भी स्पष्ट देखे जाते हैं। सच तो यह है कि कलाकार की संकल्पना एवं डिज़ाइन का मूल्य आधार होनिक या रोमन तत्व ही है, रोमन से ही ली गई है। बुद्ध की अपोलो समान मुख वाली प्रतिमाएँ कैरेथियसियन स्टाइल एवं फूलों से सजावट विदेशी प्रभाव को उजागर भी करते हैं। तो ये सारे चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर रोमन का भी हमें तत्व काफ़ी मात्रा में मिला है। और इस बात की संभावना है कि गंधार कला ने मथुरा
के समकालीन कलाकारों को भी प्रभावित किया। कहते हैं अगर एक कला उस समय रहती है और दूसरा कला का भी विकास होता है तो एक कला का प्रभाव दूसरे कला पर पड़ना स्वाभाविक होता है। और यही बात है कि उस समय गांधार कला ने मथुरा कला को समकालीन होने के कारण जो इस कला को भी काफ़ी प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रेरित हुआ। ऐसा कुषाण काल में हुआ होगा क्योंकि उनके शासन में ही ये कला दोनों केंद्र सम्मिलित थे। यानी ये दोनों जो मिश्रित हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो है कुषाण काल में ही हुए, क्योंकि उस काल में गांधार कला भी थी और मथुरा कला भी था। यानी दोनों एक दूसरे के समकालीन थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। तो इसने जो BN पुरी ने बात रखी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है मानववादी विशेषताओं का चित्रण। चलिए देखते हैं मानववादी विशेषताएं क्या है। यदि बात यहाँ हम करें मानववादी विशेषताओं का चित्रण तो ये भी महत्वपूर्ण बात आता है। मूर्ति कला की इस परंपराओं में मानव शरीर की वास्तविक एवं व्यवहारिक स्वरूप का पूरा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि इस मूर्ति कला में कि जो भी हम बना रहे हैं उसमें मानव शरीर की वास्तविक और व्यवहारिक रूप जो है रहती है। हालांकि शरीर पूरी तरह से पारदर्शी वस्त्रों से अवंचित होती थी, यानी उसमें पहले वस्त्र नहीं डाले जाते थे। यद्यपि मूंछ व मांसपेशियां आदि की बनावट की ओर पूरा ध्यान दिया जाता था। आप देखोगे कि जो मूर्ति होती है उनकी मांसपेशियां की कैसी बनावट की जाती है, तो ये भी एक कला के अंतर्गत आता है। मूर्ति के चेहरे के पीछे का जो है आभा मंडल काफ़ी सादा होती है। जो मूर्ति की आभा होती है उसको बहुत ही सादा रखी जाती है। वह पूरी तरह से भारतीय लक्षण का भी मौजूद होना जरूरी है। गांधार कला फॉर्म में निर्मित बुद्ध की मूर्तियों के चेहरे अंडाकार होते थे। जो यहाँ देखा जाए तो गांधार कला के फॉर्म में जितनी भी बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है उनको अंडाकार बनाया गया है और नाक सीधी रखी गई है और आंखें गंभीर एवं सिर के बाल घुंघराले रखे गए हैं। तो ये सारे गांधार कला की विशेषताएं हैं। और बुद्ध प्रतिमाओं के कान कुंडल से भी सुशोभित किया गया है, यानी बुद्ध को कुंडल भी पहनाई गई है एवं बाल को ऊपर बांधा जाता है। तो ये सारे उसी के अंतर्गत आता है। और मस्तक पर चंदन हुआ करता था एवं चेहरा जो है मानो ध्यान मगन स्थिति में होता है, जैसे आप बुद्ध की मूर्ति भी कई जगह पर देखे होंगे। इसके पीछे मुख्य अवधारणाएं वास्तविक मानवीय विशेषताओं को सही अनुपात में प्रस्तुत करना व इन्हें शांति एवं जो है प्रवीणता प्रदान करना था। क्योंकि देखा जाए तो बहुत से लोगों का ये मानना है, बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे और वो शांति के प्रतीक थे। इसलिए जो है हमेशा जो है चंदन मस्तिष्क पे होना, बाल घुंघराले ऊपर बांधे हुए थे और हमेशा ध्यान मुद्रा में ही रहते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता आ जाता है। अगर आगे हम करें विस्तार पूर्वक अभिव्यक्तित्व की, चलिए देखते हैं जो है विस्तार पूर्वक अभिव्यक्तित्व क्या है। यदि बात करें हम विस्तार पूर्वक अभिव्यक्तित्व की तो देखा जाए तो इस कला में शरीर के प्रत्येक भाग का चित्रण बड़ी सावधानी से किया जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। विशेषकर मांसपेशियां और मूंछ का चित्रण, यानी मांसपेशियां जो है किस प्रकार होगी इस बात का ध्यान दिया जाता था इस शैली में। और इसके चित्रण सूक्ष्मता एवं विस्तार पूर्वक किया जाता था, बहुत ही सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब है छोटी छोटी बातों को ध्यान इसमें दी जाती थी जो लोग को आंखें के सामने ना आ सकी। देखा जाए तो वस्त्र विन्यास के प्रत्येक तह जो है घुमाव और आभूषण पोशाकों के परते बेहतरीन रूप से चित्रित किए जाते थे। यानी देखा जाए तो गांधार कला में हर बातों का जो है महत्व रखी जाती थी। देखा जाए तो शारीरिक सुंदर व विशेष महत्व, ये भी महत्वपूर्ण बात आती है कि इस कला में मूर्ति द्वारा शारीरिक जो है सौंदर्य के अभिव्यक्त एवं विशेष ध्यान दिया जाता था कि शारीरिक सुंदरता किस प्रकार से आकलित किया जाए। आभूषणों का प्रयोग काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता था और प्रतिमाओं और चित्रों के परिमार्जन करने एवं उन्हें संवारने की काफ़ी ध्यान दिया जाता था। तो कहते हैं गांधार कला इन्हीं कारणों से काफ़ी अधिक प्रचलित है। यदि हम उपयोग की गई सामग्री देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं उपयोग की सामग्री। देखा जाए तो गांधार कला में उपयोग करने की सामग्री भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसके अंतर्गत इस कला में मूर्ति के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया। यानी ग्रेनाइट पत्थर का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये पत्थर जो होती है बिल्कुल काली होती है, तो ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल भली भांति की गई, जो काफ़ी महत्व रखता है। इवन देखिए
तो चूना पत्थर, प्लस्तर, मिट्टी एवं काली मिट्टी का उपयोग इसमें बेखूबी किया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सामग्री है महात्मा बुद्ध की मूर्ति कला के निर्माण के अंतर्गत, यानी देखा जाए तो ये गंधार कला में आती है। मूर्तियों में रंग भरा जाता था एवं सोने की बारीक परतें भी चढ़ाई जाती थी। देखा जाए तो सारे मूर्तियों में जो है रंग भरने की व्यवस्था तो थी, साथ में सोने की बारीक परतें भी चढ़ाई जाती थी। ये गंधार कला की मुख्य विशेषताओं में से है। आगे चलकर पक्की मिट्टी एवं गजकारी मूर्ति निर्माण के सिद्ध माध्यम बन गए। आगे देखा जाए तो मूर्ति कला में बहुत ही बदलाव हमें देखने को मिला और गजकारी एवं पत्थर का उपयोग प्रायः मूर्तियों के द्वारा मठों एवं जो है पूजा गृहों को सजावट में भी किया गया। जो गजकारी और पत्थर का उपयोग होती थी वो मठों को सजाने में भी किया गया। कलाकारों को जो है गजकारी के माध्यम से सुव्यवस्था प्राप्त हुई, जिसकी वजह से उन्हें मूर्तियों में मुखमंडल एवं शरीर में स्पष्ट और उच्च श्रेणी की आभास प्रदर्शित हुए। कहते हैं मूर्ति इस रूप से बनाई गई कि लोगों को लगे कि उनका महात्मा बुद्ध जो है समक्ष हैं, प्रत्यक्ष हैं। तो इस चीज़ों को भी काफ़ी ध्यान दिया गया जो काफ़ी महत्वपूर्ण था गंधार कला के अंतर्गत। देखा जाए तो देवियों की मूर्ति का उद्भव, तो चलिए देखते हैं देवियों की मूर्तियों का उद्भव गंधार काल में कैसे हुआ। यानी देखा जाए तो देवियों की मूर्ति का उद्भव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि गंधार कला में देवियों की मूर्ति का भी उद्भव हुआ। और इस काल में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी जो कि मात्र देवी की मूर्ति की उपस्थिति का दर्ज भी होना। मात्र देवियों की मूर्ति की उत्पत्ति का दर्जा होना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर माता देवी की मूर्तियों की उपस्थिति का दर्ज होना, ये महत्वपूर्ण घटना थी। साधारण जनता धार्मिक रूप से इन देवियों की पूजा आराधना अनिवार्य रूप से करती थी और इस कला फॉर्म में देवियों की मूर्ति के निर्माण में अनेक शारीरिक सौंदर्य एवं शारीरिक जो है उभारों की व्यक्त देखते ही बनती है। तो ये महत्वपूर्ण था। इस कला में देखा जाए तो फॉर्म में देवियों की मूर्ति का निर्माण और शारीरिक सौंदर्य और शारीरिक उभारों की अभिव्यक्ति मिले हमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखें तो मठ विहार एवं स्तूपों का प्रभाव, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि मठ विहार एवं स्तूपों का प्रभाव। प्रथम शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक काफ़ी बड़ी संख्या में मठों एवं विहारों का निर्माण जो है गंधार कला में हुई। पेशावर एवं रामापिंडी एवं उसके आसपास लगभग 15 मठें एवं विहारों को जो है विध्वंस के आभास पाए गए हैं। यह आप समझ सकते हो कि अलग अलग कालों में बहुत से राजाओं ने पेशावर हो, रामापिंडी हो के सभी क्षेत्रों में 15 मठों विहारों को विध्वंस करने की हमें सबूत मिले हैं। और इस काल में बौद्ध स्तूपों का निर्माण ग्रीक रोमन तकनीक से किया गया, यानी सारे के सारे टेक्निक जो थे ग्रीक रोमन टेक्निक थे। और इस स्तूपों की ऊंचाई अधिक थी तथा स्तूपों की सजावट भी की गई और इसके शिखर पर वर्गाकार जंगलों के विस्तारित एवं अंकित किया गया। और इन परिवर्तनों के कारण जो है स्तूपों के आकर्षण में काफ़ी और वृद्धि हो गई। यानी इन सब चीज़ों के व्यवस्थित होने से, प्राकृतिक चीज़ों के होने से मूर्तियों में काफ़ी हमें आकर्षित देखने को मिला। गंधार कला के स्तूपों की सबसे बड़ी स्तूप कनिष्क के द्वारा वर्तमान पेशावर के बाहर बनाया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गंधार कला के स्तूपों में सबसे अधिक हमें कनिष्क का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि कनिष्क ही वर्तमान पेशावर से बाहर जो है कई मूर्तियों का जो है बुद्ध मूर्तियों का निर्माण करवाया। तो कनिष्क के समय काल में स्तूपों का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। आगे जो हमारे समक्ष आया है गंधार कला के अंतर्गत गंधार कला एवं मथुरा कला विद्यालयों में अंतर। देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि गंधार कला एवं मथुरा कला के विद्यालयों में क्या अंतर है, और हमेशा एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। देखा जाए तो कुषाण शासन काल में मथुरा कला विद्यालय ने भी काफ़ी प्रगति की। तो ये महत्वपूर्ण बात आता है कि कुषाण शासन काल में मथुरा कला विश्वविद्यालय भी काफ़ी प्रगति की और यह कला भी गंधार कला की समकालीन थी। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है। अगर हम यहाँ गंधार कला एवं मथुरा कला के विद्यालय में अंतर मानते हैं तो इसका कारण कहीं ना कहीं जो है दोनों कलाओं का समकालीन होना। और समकालीन का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपके समकालीन हूँ, यानी आप भी ये इस धरती पे अभी हो और मैं भी हूँ, तो इसका मतलब हम दोनों समकालीन हैं। तो यही महत्वपूर्ण बात आ जाता है
कि मथुरा कला हो या गांधार कला हो, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। मथुरा कला के कारण बौद्ध धर्म के विकास में भी काफ़ी वृद्धि हुई। मथुरा कला के जब हुआ तो बौद्ध धर्म में भी काफ़ी विकास हुई। और मथुरा जो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, दूसरी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक निरंतर व्यापार और तीर्थाटन का केंद्र रहा। यानी ये महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि दूसरी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक और देखा जाए तो आज तक ये व्यापार एवं तीर्थाटन का केंद्र यानी तीर्थ स्थान रहा और व्यापार का भी केंद्र था। तो ये दोनों बातें यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। खास तौर पर देखा जाए तो ये प्रथम से लेकर 6ठी शताब्दी तक कुषाण एवं गुप्त शासक काल में यह अपने चरमोत्कर्ष पर था। मतलब समझे क्या हुआ इसका मतलब कि 6ठी शताब्दी यानी प्रथम शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक जो कि कुषाण और गुप्त काल का समय काल था, ये दोनों कला जो थी अपने चरम सीमा से ऊपर थी। यानी इसमें सब कुछ हो रहा था जो होना चाहिए। चरम उत्कर्षता का मतलब यही होता है कि अपनी अंतिम चरण में थी। जैसे मान लो कोई बच्चा फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहा है, उस तरह थी कि सब कुछ उसने तैयारी कर लिया था, सब कुछ हो चुका था। विद्वानों के अनुसार बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण में गांधार और मथुरा कला विद्यालय दोनों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और ये बात सही भी है कि कई विद्वान ये बात मानते भी हैं और आप भी मानोगे कि बुद्ध की जितनी भी प्रतिमाएं बनाई गई, जितनी भी मूर्तियां बनाई गई, उसमें जो है गांधार और मथुरा कला दोनों की जो है हम समावेश देखते हैं। तो मथुरा कला और दोनों कलाओं का जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्णता नज़र आती है। और ये दोनों ही कला विद्यालय अपने स्वरूपों से पृथक भूमिका निभा रहे थे। यानी देखा जाए तो मथुरा कला अलग थी और कुछ देखा जाए तो गांधार कला अलग थी, लेकिन फिर भी जो है अपनी ये अलग अलग भूमिका निभा रहे थे और दोनों की यही विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। यानी दोनों ही कला विद्यालय अपने स्वरूपों से जो है अलग ही भूमिका निभा रहे, जो उनका स्वरूप था उस स्वरूप को त्याग के अलग ही भूमिका अदा कर रहे थे। और दोनों ही कला स्कूलों के बीच काफ़ी असमानताएं थी। दोनों कलाओं के स्कूलों में बहुत असमानताएं थी, समानता थी नहीं, बहुत असमानताएं थी। मथुरा कला स्कूल में बुद्ध के जो है चित्र यश नमूनों के होते थे और ये मूर्तियाँ बलुए पत्थर पर उड़ेके जाती थी, जो कि लाल चितकबरी रंग के होते थे। यानी चितकबरे रंग के ये जो थे लाल चितकबर रंग के बनाए जाते थे और इसमें जो है क्रीम मोतियाँ धब्बे होते थे। तो ये उनकी कला थी, मूर्ति जो है कला थी बनाने की, यानी बलुए पत्थर पे बनाया करते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम यहाँ पर बात करें दोनों यानी गांधार कला और मथुरा कला में अंतर के मुख्य बिंदु क्या क्या थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बन जाता है कि दोनों फॉर्मों में क्या क्या अंतर बिंदु हमें नज़र आती है और किस लिए इनका स्वभाव अलग था। बेशक ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, लेकिन इनमें बहुत ही अंतर देखने को मिला और इसी बिंदु को आपके समझ रखने जा रहा हूँ। पहला यही बात कहता है कि गांधार कला स्कूल की विषय वस्तु मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म के संबंधित होती थी। ये तो बात आप समझ ही गए हुए अब तक कि गांधार कला का जो है मुख्य बिंदु थी, विषय वस्तु वो बौद्ध धर्म ही थी और यह मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियों का चित्रण किया करती थी। यानी महात्मा बुद्ध की जीवन के सभी कहानियों को चित्रण करना जो है गांधार कला की मुख्य विशेषता थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसके विपरीत मथुरा कला विद्यालय की विषय वस्तु बौद्ध धर्म के अलावा ब्राह्मण धर्म यानी सनातन, यानी देखा जाए तो हिंदू धर्म के मूर्तियों का भी महत्वपूर्ण स्थान थी एवं कभी कभी निरपेक्ष ही हुआ करती थी। यानी ये महत्वपूर्ण अंतर आ जाता है कि देखा जाए तो गांधार कला की स्कूल की मुख्य विषय वस्तु जो थी बुद्ध धर्म थी और उनके जीवन को दर्शाना, लेकिन मथुरा कला का जो था विषय वस्तु बौद्ध धर्म के अलावा सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म की मूर्ति भी थी। तो इसलिए इनमें काफ़ी अंतर देखने को मिल जाता है। अगर दूसरी हम बात करें तो गांधार कला शारीरिक विशेषता एवं बाहरी सुंदरता पर ज़्यादा महत्व प्रदान करती थी। ये गांधार कला की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ये जो है बाहरी सुंदरता यानी बाहर की सुंदरता के ऊपर ज़्यादा महत्व प्रदान करती थी, जबकि मथुरा कला आंतरिक सौंदर्य और मुखमंडल के प्रभाव को प्रकट करने पर जोर देती थी, यानी मुखमंडल पे ध्यान देती थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो गांधार कला मांसपेशियों के आकार पर ध्यान देती थी।
लेकिन यहाँ पर मथुरा कला जो है मुखमंडल की भाव, उसकी विशेषता, उसकी सुंदरता पर ध्यान देती थी। शारीरिक सौंदर्य की उत्कृष्टता की अपेक्षा मूर्तियों में आध्यात्मिक का महत्व देती थी कि हमें कोई मूर्ति अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगे कि ये हमें जो है हमारा इष्ट है और हमें इनको आराध्य करना चाहिए, सर झुक जाना चाहिए। तो यही बात पे जोर जो था मथुरा कला देती थी। लेकिन गांधार कला जो है शारीरिक बनावट, जिसमें मांसपेशियों को जो है आकार पे ध्यान दिया जाता था। कहते प्रथम कला यथार्थवादी थी जबकि द्वितीय आदर्शवादी थी। ये महत्वपूर्ण बात है कि गांधार कला जो थी वो यथार्थवादी थी। गांधार कला यथार्थवादी थी, लेकिन अगर देखा जाए तो मथुरा कला जो थी द्वितीय जो है आदर्शवादी थी। तो ये महत्वपूर्ण बात आता है। अगर तीसरी बात पे अगर हम ध्यान दें तो कहते हैं गांधार मूर्ति कला आरंभिक काल में पत्थरों पर उड़ेकी जाती थी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि गांधार मूर्ति कला जो है प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग काल में पत्थरों पर उड़ेकी जाती थी और बाद में इसमें जो है कचकरी का इस्तेमाल होने लग गया, लेकिन दोनों का रंग भूरा ही होता था। मथुरा की मूर्ति कला सफ़ेद चितकबरे लाल पत्थरों से बनाई जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो पत्थरों पर उड़ेकी जाती थी और ये जो था खास मूर्ति कला सफ़ेद चितकबरी लाल पत्थरों पर उड़ेकी जाती थी। तो ये दोनों में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं चौथा अंतर क्या है। देखा जाए तो यहाँ पर गांधार कला विद्यालय में क्षेत्र की भौतिक स्थिति के कारण रोमन ग्रीक तकनीक की मूर्ति कला निर्माण में काफ़ी प्रभाव था। क्योंकि देखा जाए तो गांधार कला विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं रोमन ग्रीक तकनीक से काफ़ी प्रेरित थी, इसलिए इसके कलाकृति में हमें जो है सबसे अधिक रोमन ग्रीक का जो है प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। लेकिन यही बात अगर हम मथुरा कला में कहें तो मथुरा कला में ग्रीक रोमन तकनीक की कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है, यानी कहीं भी मथुरा कला में हमें ग्रीक रोमन तकनीक का जो है हमें नज़र नहीं आता है। इवन देखें तो मथुरा कला पूर्णतः भारतीय मूर्ति कला से प्रभावित थी। मथुरा जो कला थी वो भारतीय मूर्ति से प्रभावित थी और इस कला में सनातन धर्म की देवी देवताओं की मूर्तियों की विद्यालय द्वारा निश्चित रूप दिया गया था। यानी देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात है कि मथुरा कला जो थी सनातन धर्म से प्रेरित थी, जबकि गांधार कला जो था महात्मा बुद्ध से प्रेरित था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर आपके समक्ष है। अगर हम आखिरी अंतर की बात करें तो कहते हैं गांधार कला से निर्मित बौद्ध प्रतिमाओं से ज़्यादातर को रोमन चोगा पहनाया जाता था, यानी चोगा पहनाया जाता था जो टेढ़ी होती थी। समझ रहे हो ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो गांधार कला जो है बौद्ध प्रतिमाएं थी उसमें रोमन चोगा पहनाया गया था, जबकि मथुरा कला में निर्मित बौद्ध प्रतिमाओं को पारंपरिक भारतीय महीन मलमल के कपड़े पहनाए जाते थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। कहते हैं हमारे जितनी भी मूर्तियों में जो प्रभाव आपको देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं कलाकारों के जो है मानसिक सोच होती है और ऐसे पारदर्शी वस्त्र विन्यास मथुरा कालीन कला की खास विशेषता थी कि मथुरा कला में जो है पारदर्शी वस्त्रों का अधिक उपयोग होता था, जबकि देखा जाए तो गांधार कला में चोगा पहनाया जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि हम यहाँ पर बात करें गांधार कला के अंतर्गत गांधार कला विद्यालय का प्रभाव, देखिए अगर हम गांधार कला के विद्यालय के प्रभाव देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी, क्योंकि हमें गांधार कला के प्रभाव भी देखना जरूरी है। इतिहास के विद्वानों में गांधार कला के बारे में काफ़ी मत विभिन्नता पाई जाती है, यानी सभी भी जो है इतिहासकार का अपना अपना इसमें विचारधारा है। कहते विचार जो होती है अलग अलग ही होती है, एक जैसा विचारधारा होना कई जगह पर संभव नहीं होता है। तो यहाँ गांधार कला विश्वविद्यालय में भी ऐसी बात देखने को मिली। इसमें हम अगर बात करें हेवेल का, तो हेवेल के अनुसार भारतीय कला पर यूनानी कला का प्रभाव निर्माण तकनीक में निहित थी। यानी हेवेल्स कहते हैं, ये बात साफ मानते हैं कि भारतीय कला पर यूनानी कला का प्रभाव बहुत ही अधिक देखने को मिला और निर्माण की तकनीक में भी काफ़ी निहिता थी और यह किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक या भौतिक रूप में नहीं था। यानी ये देखा जाए तो आध्यात्मिक और भौतिक रूप से इस प्रभाव को हम नहीं देख सकते, लेकिन भारतीय विचारों ने ही इसके जो है निजी आदर्शों का आकार दे दिया।
ये बात महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कोई भी कला जो होती है ना, लोग उस कला को कला की तरह नहीं लेते हैं, उसमें अपनी निजी आदर्श भी उसमें उड़ेक देते हैं और यही बात आती है। कहते हैं आज राजनीति में भी ऐसे ही होता है कि लोग राजनीति को राजनीति तरह नहीं करते हैं, उसमें अपने आदर्शों को, अपने विचारधाराओं को उड़ेर देते हैं, जो पहले से होता है उनको बदल देते हैं। और ऐसे ही हुआ, भारतीय विचारों ने ही इसके निजी आदर्शों को आकार दे दिया और अव्यक्त के रूप में स्वीकृत किया गया। कहते हैं जैसे हमें लोग दिखाते हैं हम उसी रूप में उसको स्वीकृति भी देते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि मगध की महायान बौद्ध धर्म को आध्यात्मिक केंद्र था, न कि गंधार। अब देखिए महत्वपूर्ण बात आई कि नहीं, कि मगध ही महायान बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक केंद्र था और न कि गंधार, जहाँ पर गंधार कला में महात्मा बुद्ध की विकसित किया गया। कहते बिल जो है दुरांत के अनुसार, जो बिल दुरांत थे, उन्होंने इस बात को साफ शब्दों में कहने की कोशिश किया कि गंधार कला का बहुत कम प्रभाव जो है हमें मूर्ति कला पर था। ये महत्वपूर्ण बात है, गंधार कला का बहुत कम प्रभाव मूर्ति कला पर पड़ा। हम ये कह सकते हैं कि मूर्ति कला विशुद्ध भारतीय पद्धति की थी, यानी मूर्ति कला देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय पद्धति की थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और कुछ शताब्दियों के बाद गंधार कला की उन्नति समाप्त होने लगी। कहते हैं कोई अगर प्रगति करता है तो कहीं ना कहीं उसकी दुर्गति जरूर होती है, और ऐसा ही हुआ कि कुछ शताब्दियों के बाद गंधार कला की उन्नति समाप्त होने लगी, जबकि भारतीय कला का पुण्य उत्थान हिंदू राजाओं के अधीन हुआ। उस समय हिंदू राजाएं काफ़ी हो गए, तो उन्होंने जो है हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताएं थे उनके जो है मूर्तियां बनाने लग गए, जिसके कारण जो है ये कला, मथुरा कला जो था काफ़ी प्रचलित हो गई और भारतीय कला का जो है काफ़ी उत्थान हुआ। इन हिंदू राजाओं ने जो है भरमहुत, अमरवती, मथुरा के देसी कलाकारों के परंपराओं को बढ़ावा दिया। यानी ये हिंदू राजाओं जो थे भरहुत और जो है अमरावती, मथुरा के देसी कलाकारों को काफ़ी बढ़ावा दिया और गंधार की तरफ कम ही ध्यान दिया। गंधार से उनको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के जो है रिप्रेजेंट करते थे। तो आप देख सकते हो कि भारत में महात्मा बुद्ध के मानने वाले बहुत ही कम लोग हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं महात्मा बुद्ध का जो है सूत्रपात जो है यहीं से हुआ, बिहार गया से हुआ, लेकिन फिर भी जो है इनकी प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन देखा जाए तो भारतीयों पे जो है इनके देवी देवताओं का प्रभाव अधिक देखने को मिला। इन तमाम बातों के बावजूद भारतीय कला पर गंधार कला के निम्न प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं बेशक गंधार कला एक अपनी विशेषताओं के साथ जाना जाता था, लेकिन फिर भी इसका भारतीय कला पर प्रभाव होना एक आम बात हो गई। पहली बात तो यही आ गई कि भारत में मूर्ति पूजा लोकप्रिय हुई। अब देखिए ये भी जो है यूनानी ही थी। गंधार कला फॉर्म में मूर्ति के निर्माण होने के कारण ही भारत में मूर्ति पूजा लोकप्रिय हुआ। आज देखिए भारत में बहुत ही मूर्ति पूजा की जाती है, मूर्तियां बनाई जाती है, उनकी पूजा पाठ की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं गंधार कला के कारण हुआ। और गंधार कला में मूर्ति अगर बनाने की पद्धति नहीं आती तो शायद भारत में जो है मूर्ति पूजा नहीं होती, और इसी कारण से जो है भारत में मूर्ति पूजा काफ़ी आज लोकप्रिय हुआ। तो हम इसका श्रेय कहीं ना कहीं गंधार कला को ही मानते हैं। अगर अन्य भारतीय कला फॉर्मों के प्रभाव देखें तो गंधार कला विद्यालय का प्रभाव अन्य भारतीय कला विद्यालयों पर भी पड़ा, जैसे मथुरा, सारनाथ एवं अमरावती में स्थित थे। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग भी, अगर आप इंडियन हो, हिंदी पढ़ते हो, तो आपको अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ता है और आपको एक क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ना पड़ता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उस समय गंधार कला थी तो भारतीय कला पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि विद्यालय में मथुरा, सारनाथ, अमरावती के भी जो है विश्वविद्यालय में गंधार कला को भी ज्ञान दी जाती थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण इसको बना देता है। देखा जाए तो महान बौद्ध संप्रदाय का प्रसार, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आ जाता है कि महान बौद्ध संप्रदाय का प्रसार भी हमें देखने को मिला। गंधार कला से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के बड़ी प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, क्योंकि बौद्ध संप्रदाय को ये जो है
गंधार कला के कारण काफ़ी उनको प्रोत्साहन मिला, काफ़ी ये उत्सुक हुए, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां जो है इसी शैली में बनाई गई और ये मूर्ति जो थे एक महत्वपूर्ण उनके जीवन को बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप इस संपदा का तीव्र विकास हुआ। कहते हैं जो महात्मा बुद्ध का जो है काफ़ी विकास जो है कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है और शीघ्र ही वह लोकप्रिय हो गए, क्योंकि देखा जाए लोग जितना प्रसार किसी चीज़ को करते हैं वो उतना ही लोकप्रिय होते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर के पास सब कुछ है, सारे आपके जो है किताब के अंतर्गत है, फिर भी दूसरे बच्चे तक नहीं पहुँचता है। कोई बच्चा पहली बार देखता है तो मुझे यही कमेंट करके बताता है, कहता है कि सर आपका वीडियो तो हमें मिलता ही नहीं है। तो यही बात आ जाती है, कोई लोकप्रिय इसलिए हो जाता है कि कोई लोग जो होते हैं तरह तरह के टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और उसको फैलाते हैं, लेकिन यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर कहीं ना कहीं आपके भरोसे ही बैठा रहता है, क्योंकि मैं तो यूट्यूब पर डाल देता हूँ, मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं इसका और प्रसार करता रहूँ। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का भी फ़र्ज़ बन जाता है कि इसको जितना हो सके व्हाट्सएप पे लगाएं, जितना हो सके जो भी माध्यम इसको फैलाने का बनता है करें, क्योंकि कहते हैं ना दूसरे, अगर मैं आपके लिए ये कार्य कर रहा हूँ तो आपका भी यही फ़र्ज़ बन जाता है कि इसको जितना हो सके आगे बढ़ाइए, जिससे दूसरे बच्चे तक भी पहुँच जाए। मेरा तो एक ही विश्वास है, कहते हैं अपना भलाई हमें न सोच के दूसरे की भलाई भी करना चाहिए। कहते हैं दूसरे की भलाई करने से भी हमारा भलाई हो जाता है, जो ये बात आप लोग नहीं समझते हो। चलिए ये तो आपका विचार है। जिस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ बौद्ध धर्म का जो है काफ़ी विकास हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है मूर्ति के कारण ही हुआ, क्योंकि जितना यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई वो और भी लोकप्रिय होते चले गए और काफ़ी बड़ी मात्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, जिसमें उनके विभिन्न मुद्राएं दृश्य को चित्रित किया गया। कहते हैं महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में इतनी जो है विभिन्नता देखने को मिली, जो उस समय का महत्वपूर्ण दृश्य बन गया। कभी उनको मुद्राओं में तो कभी उनको दृश्य के अलग अलग रूपों में दर्शाया गया, जिसका संबंध उनके जीवन काल संबंधी कहानियों से था। वो जीवन में जिस तरह से उनकी कहानी लिखी गई उसी प्रकार से जो है मूर्ति का निर्माण भी देखने को मिला और ये लोगों को काफ़ी जो है प्रभावित भी किया, क्योंकि उनके जीवन जो है उनको मूर्तियों में ही नज़र आ जाती थी। और इन जो है सुंदर प्रतिमाओं के वजह से आम जनता में उस धर्म के प्रति आस्था का काफ़ी संचार हुआ। कहते हैं दोस्तों, जिस चीज़ की अधिक प्रचार होती है, जिस चीज़ को लोग चाहते हैं उसका आगे प्रसार भी होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने मतलब का रखते हैं, तो वो सिर्फ मतलब पे रखते हैं, उसके बाद उसको भूल जाते हैं, लेकिन ये गलत है। कहते हैं किया हुआ उपकार तो इंसान को भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं से अगर कुछ उपकार आपको मिले और आप भूल जाओ तो आप इंसान किस लिए हो। इंसान कभी उपकार नहीं भूलता है। कहते हैं अगर किसी जानवर को भी आप कभी मदद कर दो तो वो भी आपको जो है जीवन तक याद रखता है। कई फिल्मों में भी दर्शाई गई है। अगर आप एक फ़िल्म महाराजा ले लो, उसमें उसने बचपन में जो है कांटा निकाला था सिर्फ जो है शेर के पैर से, लेकिन जब जवानी में जब वो शेर को जो है अंधा कर दिया और विलन्स ने जो है हीरो को उसके सामने रखा तो उसको सुगंध से ही पहचान गया। तो कहते हैं छोटा सा किया हुआ उपकार उसने जवानी तक याद रखा। और ऐसा होता है, हम किसी चीज़ को जो है थोड़ा सा कुछ खाने को भी दे देते हैं, पानी भी पिला देते हैं, तो वो हमारे वफादार बन जाते हैं। आपने देखा भी होगा कई जगहों पर। तो यही बात आती है यहाँ पर भी। कहते हैं कोई चीज़ को अगर हम जितना चाहते हैं, अगर आपको उसको फ़ायदा होता है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और यही हुआ कि मूर्ति इतने संख्याओं में बनाई गई, इतने क्षेत्रों में बनाई गई कि लोग जो थे इन मूर्तियों को देख के, उनके मुद्राओं को देख के काफ़ी प्रभावित हो गए और इस प्रभाव को वो रोक नहीं सके, और जिसके कारण बौद्ध धर्म का जो है काफ़ी संचार हुआ, काफ़ी प्रसार हुआ और ये जन जन में फैल गया। इस प्रकार देखा जाए तो बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया और उसके मानने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो गई। कहते हैं इतनी अधिक वृद्धि जो है गंधार कला के कारण हुआ। कहीं ना कहीं इस बात को हम सही मान सकते हैं कि गंधार कला के कारण ही जो है बौद्ध धर्म का इतना प्रसार हुआ। कहते हैं बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के लोग द्वारा महात्मा बुद्ध के ईश्वर का दर्जा दिया गया एवं उनकी जो है मूर्ति पूजा अर्चना आरंभ हो गई। तो ये आज भी आप देखने को मिल सकते हो कि जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो महात्मा बुद्ध को जो है ईश्वर की दर्जा दे चुके हैं और वो जो है उनकी पूजा पाठ करते हैं और उनसे जो है मन की शांति प्राप्त करते हैं। कहते हैं मन की शांति जहाँ भी प्राप्त हो जाए वो महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है। अगर हम आगे बात करें भारतीय कलाकारों पर प्रभाव, तो कहते हैं भारतीय कलाकारों पर प्रभाव भी
गांधार कला का काफ़ी महत्वपूर्ण था। गांधार कला फॉर्म में भारतीय कलाकारों को भी काफ़ी प्रेरणा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, क्योंकि ये कला ही ऐसी थी जिससे भारतीय कलाकार दूर नहीं रह सके। अब उन्होंने भी वास्तविक विशेषताओं को प्रदर्शित करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कई हिंदू धर्म में देवी देवताएं थे, उनके जीवन का भी जो है उन्होंने बखान करने लगे, और वो मूर्ति कला में मौलिकता पर जोर डालने लगे कि वो अपने धर्म में भी जो मूर्ति बनाएंगे उसमें मौलिकता पर जोर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय कला पर भी पड़ा। इवन देखें तो विदेशी देशों में बुद्ध धर्म का काफ़ी फैलाव हुआ। गांधार कला फॉर्म की सहायता से उत्तरी एशिया के देशों जैसे चीन, जापान, नेपाल, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार का काफ़ी विस्तार संभव हो सका। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो बौद्ध धर्म के जो है उत्कृष्ट के लिए इसके बढ़ने का कहीं ना कहीं कारण गांधार कला को ही जाता है, क्योंकि गांधार कला में जो है महात्मा बुद्ध की हर तरह की मूर्तियों का जो है अनुसरण किया गया, हर चीज़ों को किया गया। अब देखिए, गांधार कला को हम कई नामों से भी जानते हैं, चाहे आप उसे ग्रीको रोमन भी कह सकते हो, ग्रीको विध्यस्ट भी कह सकते हो, इंडो ग्रीक भी कह सकते हो, इंडो हेनिक्स भी यानी इंडो यूनानी नामों से भी जाना जाता है। और इसकी विशेषता तो आप समझ ही गए होंगे कि इनकी इस समय काल में इनके शरीर सौंदर्य का काफ़ी महत्व दिया गया था, वस्त्र आभूषण का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया गया था, मूर्ति के चमक दमक एवं उनके परिमार्जन पर काफ़ी ध्यान दिया गया था, और इस काल में बुद्ध की जो है आदम कद प्रतिमाओं का भी निर्माण करवाया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये सारी बिंदु जो है कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बन जाता है, तो आपको जो है इसको समझना है। देखा जाए, अगर हम एक और बात करें, गांधार कला के स्कूल के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो जो स्कूल थे वो मूर्ति निर्माण पे काफ़ी ध्यान देते थे, और अन्य भारतीय कला स्कूल जैसे मथुरा, सारनाथ और अमरावती कला पर भी इसको काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। और बौद्ध धर्म को महायान संप्रदाय जो थे विदेशी देशों में भी थे, जैसे चीन, जापान, नेपाल एवं तिब्बत आदि में काफ़ी अभी भी लोकप्रिय है, और आप मानते भी हो और आप समझ भी सकते हो कि ये चीन, जापान, नेपाल एवं तिब्बत आदि में काफ़ी लोकप्रिय ये हो गए थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। कहते हैं इससे भारतीय कला भी काफ़ी प्रभावित हुआ, और साथ में कई कला पर भी जो है इसका प्रभाव देखने को मिला। तो देखा जाए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी ज़रूरी है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।